यशस्वी। तो चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला इसके अंदर ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादातर उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है फोर्स। यशस्वी, कहाँ लेट हो गए आप हैं? सर हो ही नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है, अभी आ गए ना, चलो। तो फोर्स फोर्स क्या होता है बताइए, ये चैप्टर क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा? सर Push or pull upon an object is termed as force. अच्छा, पुश एंड पुल। ओके। और कोई और अलग से कोई डेफिनेशन बन सकती हो, किसी कोई और दूसरा बताना चाहोगे? सर मास इनटू में डिस्प्लेसमेंट वो तो फॉर्मूला हो गया रिलेटेड ना, फॉर्मूला भी। वो तो फॉर्मूला हो गया। और जो पुश एंड पुल पढ़ा था वो आपने नाइन्थ में पढ़ा था, क्योंकि नाइन्थ में इजी वे में रखना होता है। अभी क्या है कि अभी हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी बॉडी पे अगर अप्लाई करें, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाए। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दो स्टेट में हो सकता है, या तो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा। स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट किसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो किसी ना किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं। तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी, किसी ना किसी रिस्पेक्ट में। और अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करें जिसकी वजह से उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, में अगर चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? फोर्स कह देंगे। क्लियर? उस एजेंसी, उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या कह देंगे? फोर्स कह देंगे। जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे मैंने फोर्स लगाया, वो मोशन में आ गई, या कोई बॉडी मोशन में उस पर रेस्ट लगाया, फोर्स लगाया, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी लगाया जो उसकी वजह से वो रेस्ट में आ गया, तो इस एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या कह दे रहे हैं? फोर्स कह दे रहे हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है? फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी। लिख सकते हैं आप फोर्स की डेफिनेशन? Force may be defined as an agency which changes or tends, which changes or tends to change the state of rest, to change the state of rest or of uniform motion, which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion of body, direction of motion of body. Repeating, force may be defined as an agency, ब्रैकेट में आप पुश और पुल लिख सकते हैं, which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion of the body. क्लियर? यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो किसी बॉडी पे अगर अप्लाई करें जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन में अगर चेंज आता है या टेंस होता है, यानी चेंज करे या करने की कोशिश करे, तो उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या बोल देंगे? फोर्स कह देंगे। क्लियर? अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके नोट्स, मैं मेन पॉइंट्स आप नोट्स जो हैं वो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, हर चीज हर टॉपिक वहां से चेक कर लेना, क्योंकि पीडीएफ नोट्स की मैं वहां पे भेज दूंगा। ठीक है? तो वो चीज आप गूगल क्लासरूम में से देख लेना। तो इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला इफेक्ट तो यही है कि उसके स्टेट, फोर्स जो है उसकी स्पीड में चेंज ला सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? यानी कि क्या क्या चेंजेस आ गए इफेक्ट में? चेंज इन स्पीड, या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स की वजह से डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। ठीक है? और थर्ड जो हो गया, चेंज इन शेप, बॉडी के चेंज, शेप में चेंज आ जाए। ठीक है? तो ये कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो चेंज इफेक्ट में शो करेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब बहुत अच्छे से आपने रटा हुआ एक
लॉ पढ़ा है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया प्रकृति बताएगी। बताइए प्रकृति, क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? सर मैं बताऊं? रुको, प्रकृति का यस नो कुछ तो आंसर आने दो। प्रकृति, रिप्लाई नहीं आ रहा इसका, नेटवर्क इशू होगा। तो और कौन बताएगा? यशस्वी मैं बताऊं बताएगी। सर? यशस्वी सर मुझे बताएगी। मत बोलने देना, मतलब एक चीज के लिए बोल रही हूँ, वो मत बोलने देना। यशस्वी, यशस्वी आता है, याद है? यस सर। बोलो। सर रुक जाओ सर, सोच रही हूँ। सर वो सोचेगी इतने में बोल देती हूँ ना। चारू बताएगी। चारू याद है आपको? सर बहुत बुरा, अब अपना मैं भी नहीं बोलूंगी, अब आप पूछ लो। सर लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं, वो लॉ ऑफ इनर्शिया काम करा जाता है। शायद कुछ ऐसे ही है। ऐसी कुछ है। अदिति, आप कुछ चेंज करना चाहो इसमें? अदिति को याद नहीं है। चलो ईशा, आप बताओ आप। सर मैं खराब हूँ वैसे। आप हाँ बताओ बताओ। law of inertia basically, when a body is in rest, it remains in rest until and unless an external force is applied over it. सेम मोशन में वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंज हम करते हैं कि आपने बोला इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को अलग अलग आपने बोला। जब हम लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं तो हम क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ यस डायरेक्शन, सर। है ना? हमने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया हुआ है। जब हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं तो हमको ये तीनों चीज एक में बतानी होती है। तो आप क्या बोलो, इन तीनों के बजाय, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के बजाय आप बोलो स्टेट ऑफ पोजिशन। ठीक है? क्योंकि पोजीशन डिफाइन करता है कि रेस्ट में, मोशन में और डायरेक्शन क्या है, बेसिकली पोजीशन डिफाइन करता है। तो हम ये बोलेंगे कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन जब तक चेंज नहीं होगी या वो उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन वही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक है? तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। द स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्लियर है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। प्रकृति? यस सर। यस सर। यस सर, ओके। तो इसमें आप लिख ले, लिखिए इसमें इनर्शिया में आप लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया या सिंपल इनर्शिया में आप लिख लो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले इनर्शिया की टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें लिखेंगे। तो पहला है इनर्शिया। इन लॉ ऑफ इनर्शिया तो बेसिकली क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया हम कह देते हैं फर्स्ट लॉ को। ठीक है? तो इसलिए अभी यहाँ पे इनर्शिया टर्म होगा। तो इनर्शिया क्या है? तो सबसे पहली चीज इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी by virtue of which it cannot change by itself. The inherent property of a material body by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion, its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. In a straight line is called inertia. The inherent property of a material body by virtue of which it cannot change
बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इसकी जगह पे स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की जगह पे आप लिख सकते हो स्टेट ऑफ पोजीशन, कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये चेंजेस आप डेफिनेशन में कर सकते हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर? इनर्शिया क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की, मटेरियल बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने आप चेंज नहीं कर पाएगा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, दैट इज इनर्शिया। नाउ डिफरेंट सर हमने इन अ स्ट्रेट लाइन बोला है, तो मतलब हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बात कर रहे हो ना, कि अगर आप एक फोर्स लगाओगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वैसे तो है नहीं कि फोर्स लगाते लगाते ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दो, तो उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। एक टाइम पे हम एक ही स्टेट की बात करते हैं, आज स्टेट ऑफ पोजिशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, एक ही चीज हो सकती है। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, या तो उसको स्पीड कम कर रहे हो या तो उसको स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि मोशन में चेंज लेके आ रहे हो। ठीक है, और या तो उसको रेस्ट से मूव करवा रहे होगे, या अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला रहे होगे, यही केस होगा ना, एक ही चीज होगा। अब रेस्ट के साथ डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो वो दो चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जब भी डायरेक्शन आप फोर्स लगाते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो, ऐसे तो नहीं कि डब्बे को ढकेलते ढकेलते घुमा देते हो, है नहीं ना। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया। फिर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स में ये आप नोट्स में से लिख लेना, मैं मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। टाइप्स क्या क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, डेफिनेशन वही होगी, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अंटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? इनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अगर मैं बताऊं, जैसे आप बस में बैठे हो, सीट पे बैठे हो बस में, और बस खड़ी हुई है, मतलब कि रेस्ट पे है, और अचानक से बस चलती है, तो आप पीछे की तरफ जाते हो। क्यों पीछे की तरफ जाते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, पूरी बॉडी में लोअर बॉडी तो सीट के साथ कनेक्टेड है, अपर बॉडी कनेक्टेड नहीं है। तो अब जो लोअर बॉडी है वो सीट के साथ आगे तो चली जाती है, बट अपर बॉडी कनेक्टेड नहीं है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो पीछे की तरफ चली जाती है। इसलिए आप देखते हो कि जब भी बस एकदम से चलती है तो आप झटका पीछे की तरफ एक महसूस करते हो, फील करते हो, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट का। सेम में अगर स्टेट ऑफ मोशन का अगर दिखाना चाहो, जैसे कि आप खड़े हो, बस में बैठे हो, और बस वाले ने चलते चलते एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो आपकी लोअर बॉडी तो सीट से कनेक्टेड है तो वो तो रुक जाएगी, पर अपर बॉडी तो नहीं कनेक्टेड है, तो अपर बॉडी आगे की तरफ एक फोर्स फील करती है, क्योंकि वो मोशन, अपर बॉडी आपकी क्या है, मोशन में रहना चाहती है, तो मोशन में रहना चाहती है तो इसलिए वो इनर्शिया ऑफ मोशन को शो करेगी। ठीक है, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, जैसे कि अब कार चल रही है या बस चल रही है, आप बैठे हुए हो और चलते चलते कार या बस ने टर्न ले ली, तो जब टर्न लिया स्पीड में, तो आप देखते हो कि आउटर साइड में आप एक फोर्स फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में पहले जा रहे थे, तो आपकी अपर बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो आप उस तरफ डायरेक्शन में आप क्या करते हो, एक फोर्स फील करते हो, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये तीनों एग्जाम्पल हमने इनर्शिया एक ही से, मतलब बस वाले एग्जाम्पल से हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे। क्लियर है सभी को? यस सर। अदिति, चारू, ईशा, प्रकृति, रंशिका, यशस्वी। Yes, sir. हम्म Clear, sir. यस सर। चारू यहाँ पे रिप्लाई कर रही है, हाय अदिति है, मैंने अब देखा मैसेज। चलिए, तो ये आपने देख लिया। ओके, फिर एक रिलेशन हम बताते हैं, इसको ये समझने वाली बात है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो इसको समझो आप। मास एंड इनर्शिया, ये रिलेशन है एक तरीके का। रिलेशन क्या समझ लीजिए, रिलेट करता है एक दूसरे से, कि जो इनर्शिया है
इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल एक कार और ट्रक की बात करता हूँ, तो कार और ट्रक में मास किसका ज्यादा? ट्रक का। तो स्पीड गेन करने में कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? ट्रक ज्यादा टाइम ले रहा है या कार ज्यादा टाइम ले रही है? सर ट्रक। ट्रक ज्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर ट्रक ज्यादा टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अब मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब इनर्शिया कौन सा ज्यादा होगा? वो रेस्ट पे था, तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा। तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने में टाइम लग रहा है। वहीं कार है, उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, तो वो इजिली स्पीड गेन कर लेगा। इसी तरीके से अगर दोनों के केस में देखो, मास ट्रक और कार दोनों ही क्या है? स्पीड में है। दोनों ने ब्रेक अप्लाई करे, तो कौन ज्यादा टाइम लगेगा लेगा स्टॉप होने में, रेस्ट पे आने में? ट्रक ज्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है। इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा रेस्ट पे आने पे। यही सेम केस ट्रक डायरेक्शन में भी होता है। कार जो है वो इजिली टर्न ले लेती है, बाइक इजिली टर्न ले लेती है, बट अगर हम बस और ट्रक की बात करें तो वो टर्न इजिली नहीं ले पाते, उनको धीरे धीरे टर्न लेना पड़ता है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनका इनर्शिया ज्यादा है। तो ये आप इनर्शिया और मास को एक साथ रिलेट करके चलेंगे कि अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, चाहे वो रेस्ट की बात हो, मोशन की बात हो या डायरेक्शन की बात हो। ठीक है, ये नोट डाल के कहीं पे आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई बात, कोई डाउट, किसी बात टॉपिक में कोई बात नहीं समझ में आई हो? सर अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। सबको क्लियर है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट आप लिखते जा रहे हो ना, ये आपके नोट्स बनने चाहिए प्रॉपर कॉपी में। अब ये नहीं फायदा उठाओ कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नोट बहुत हेल्प करते हैं लास्ट में एग्जाम देने के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम। अब ये बताइए, लिनियर मोमेंटम कौन बताएगा कि क्या होता है लिनियर मोमेंटम? अभी तक आपने सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे डेफिनेशन समझी है। अब मेरे को मतलब समझाए कोई, अगर किसी ने, ईशा ने तो समझा होगा, ईशा बता सकती है। मैंने मतलब समझा रखा है लिनियर मोमेंटम का। सर मेरे को वैसे तो याद नहीं, बट मोमेंटम मतलब मास इन मोशन। जब किसी बॉडी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो मोशन में है तो वो मोमेंटम पोजेस करती है। ठीक है। और और कोई? लीनियर ऑब्वियसली ना स्ट्रेट लाइन में भी। हाँ, स्ट्रेट लाइन, लिनियर मोमेंटम मतलब स्ट्रेट लाइन। और कोई कुछ ऐड करना चाहता हो? नहीं। लिनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है अगर किसी बॉडी में ऑब्जेक्ट है। स्मॉल पी से डिनोट करोगे, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और अगर ये तो फॉर्मूला है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो टोटल अमाउंट ऑफ मोशन है, कि कितना मोशन है उसके अंदर, उसको जब हम बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो उसे हम लिखते हैं लिनियर मोमेंटम से। माने हम डिनोट करेंगे मोमेंटम से। जैसे कि अगर कोई बॉडी है, उसकी स्पीड ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि उसके पास मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, अगर वो ज्यादा तेज मोशंस में है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, आप कोई चीज कंटिन्यू होता तो आप बोलते हैं ना मोमेंटम ब्रेक हो गया। मोमेंटम ब्रेक होने का मतलब क्या है? कि आप कंटिन्यू किसी स्पीड में थे, किसी फ्लो में थे, अब वो फ्लो ब्रेक हो गया, अब चाहे वो स्पीड रुक गई या किसी तरीके से, तो वो क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब बेसिकली मोशन, कि टोटल मोशन कितना है। ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा मोशन होगा, कम वेलोसिटी होगी तो कम मोशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब जो है लिनियर मोमेंटम का वो है। और लिनियर का तो मतलब स्ट्रेट लाइन है। जस्ट मोमेंटम का जो मतलब है दैट इज कि किसी भी बॉडी में टोटल अमाउंट में कितना मोशन है, उसको हम लिनियर मोमेंटम कहते हैं, डिनोटेड बाय p। फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, डेफिनेशन अगर लिखना चाहो
तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body. Momentum of a body is the quantity of motion possessed by body which is equal to which is denoted by P and equal to mass into velocity. एंड ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या बन सकती है? ऐसा ही यूनिट फॉर्मूले से बनाना सीखा है आपने। मास है तो केजी और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस अगर बनाओगे तो क्या बन जाएगी? किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। ये होगी सीजीएस। देखिए अब इसमें केसेस बन सकते हैं, अगर आप केसेस समझना चाहो। केसेस क्या समझना चाहो कि जैसे मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी सेम बॉडी, ठीक है, केस वन अगर मैं बोलूं कि P1 जो है सेम बॉडी की बात कर रहा हूँ तो सेम मास होगा पर वेलोसिटी अलग अलग है, m1 v1, और जो P2 है वो क्या है, mv2, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पे P1 बाय P2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V1 बाय V2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन P1 इज ग्रेटर देन P2। यानी कि अगर बॉडी का मास सेम है पर वेलोसिटी अलग अलग है तो ऐसे केस में जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। सेम केस 2 बन सकता है कि P1 हो गया m1v और P2 हो गया m2v। दोनों की वेलोसिटी सेम है पर अगर डिवाइड आप करते हो तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 बाय m2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास जिसका ज्यादा होगा उसी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप यहां से समझ सकते हो कि या तो सेम मास है तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, या तो अगर वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार डन कर दो, यस कह दो, जो भी है। यस सर। यस सर। चारू आ रहा है समझ में? यस सर। ऐसा अभी इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीछे हमने पढ़ा उसका भी कुछ रिलेशन नहीं है यहाँ पे। वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर का रिलेशन है। मैं आपको वीडियोस वैसे तो ग्रुप में भेजी हुई है, आपको देखनी चाहिए थी, बट एक बार आप स्टार्ट करो चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, ठीक है। तो चैप्टर 1 वाली वीडियो देखी थी आपने चारू, जब मैंने स्टार्टिंग में भेजी थी? सर हाँ देखी थी। तो उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होना वो उतना ही था। तो चैप्टर 2 की वीडियोस मैंने अदिति को भेजी हुई हैं, आप को भी भेज देता हूँ, वो उसमें से देख लेना और चैप्टर 2 उसको देख के फिनिश कीजिए। अदिति आपका चैप्टर 2 खत्म हुआ? आपका काफी दिन से बोल रहा हूँ मैं चैप्टर 2 खत्म करने के लिए। यस सर, बस मैं थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हाँ जी, कर रही हूँ। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, थ्योरी हो गई कंप्लीट? एंडिंग की थोड़ी सी बची है। तो जल्दी खत्म करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर भी है, फोर्थ चलो और फोर्थ में तो आप थे, थर्ड चैप्टर भी रह रहा है, उसको भी कंप्लीट करना है, ऐसे पीछे हो जाओगे ना। चारों आप भी टाइम से वीडियोस देखें, कंप्लीट करें, और कोई अगर डाउट है तो बताएं जल्दी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट आज देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे न्यूटन्स के लॉज स्टार्ट हो जाएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं।
ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स के कितने लॉज हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट्स कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। जैसे हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, आप पहले लिख लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमारा आ गया फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया? दूसरा नाम क्या लेते हैं इसका? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हर लॉ का कोई ना कोई नाम है, थर्ड का बस नहीं है, सेकंड का भी दूसरा नाम है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और लॉ ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन आपको पता ही है, जब भी कोई सी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ा हुआ है, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एवरी बॉडी या एक मिनट रुकिए, लिख लीजिए। Everybody continues in its state of rest. Everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, in a straight line, unless it is compelled by, unless it is compelled by some external force, compelled by some external force to change that state, to change that state. Everybody continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. ठीक है। अब इसमें 3 तरीके के हो सकते हैं। 3 तरीके से मतलब वही चीजें हैं जो हमने इनर्शिया में समझी हैं, कि कोई बॉडी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा, चेंज नहीं होगा, अपने आप चेंज नहीं कर सकता है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। दूसरा एक प्रैक्टिकली एग्जांपल आप कर सकते हो, ग्लास के ऊपर एक पेपर रखो, पेपर के ऊपर कॉइन रखो और पेपर को एकदम से खींच लो, तो आप देखोगे कि कॉइन क्या है, वो वहीं का वहीं रहता है। तो आपने फोर्स किस पे लगाया? पेपर पे, पर कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो कौन वहीं का वहीं रह गया, तो उसे हम क्या कह देंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये बेसिकली है, एक तरीके से इनर्शिया को भी शो कर रहा है। और एग्जांपल्स जो मैंने बताए थे कि जैसे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, बस वाला एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, तीनों ही बस के एग्जांपल हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन वाले। ठीक है, तो ये उसी से हो जाएंगे। अच्छा, क्लास आपकी डिसकंटिन्यू होने वाली है तो मैं री होस्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सर आप म्यूट हो रखे हैं।
मेरा माइक ऑफ था जब से। Yes, sir. तो बोल नहीं पा रहे थे, आपकी माइक ऑफ है। चलिए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, सेकंड एग्जांपल बता रहा था कि एक एग्जांपल मैंने कॉइन वाला बता दिया, दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा था कि हाँ, जैसे कि डस्ट, जैसे आपने देखा होगा घरों में जो रजाई होती है, रजाई पे हम क्या करते हैं, डस्ट निकालने के लिए डंडे से उसको बीट करते हैं। तो जब आप बीट करते हो तो रजाई आगे की तरफ चली जाती है, पर जो डस्ट पार्टिकल होता है वो डस्ट पार्टिकल वहीं के वहीं इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करते हैं, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, या बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम रजाई कारपेट में से डस्ट को निकालते हैं बाय बीटिंग इट, स्टिक से हम बीट करते हैं, ये आपने घरों में देखा होगा। दूसरा एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप गांव जाते होंगे, अगर अगर जाते होंगे तो वैसे तो कल्चर खत्म होता जा रहा है, पर अगर आप गांव जाते होंगे तो घोड़ा गाड़ी पे बैठते होंगे, हॉर्स कार्ट। तो आप देखते होंगे एकदम से जब घोड़ा चलता है तो पीछे की तरफ एक झटका महसूस करते हैं, वही बस से रिलेटेड वाला एग्जाम्पल है। घोड़ा गाड़ी पे बैठा है कोई? हॉर्स कार्ट? Yes, sir. अंशिका बैठी है, और कोई नहीं बैठा? सर होती नहीं हमारे गांव में। सर मैं आपका भी बैठी हूँ। आपका गांव कहाँ है? सर उत्तराखंड में कहाँ होती है? हाँ, नहीं उत्तराखंड, होती। उत्तराखंड में नहीं होती। अब पहाड़ी पे काट कैसे चलाओगे आप, जैसे सीधे आप खुद सोचो। अब यूपी जाओगे तब आपको मिलेंगे घोड़ा गाड़ी। हाँ सर वही तो। हम्म। प्रकृति आप नहीं बैठे, गाँव नहीं जाते आप प्रकृति? सिर्फ घोड़ा गाड़ी उस पे बैठे, कैमल वाले पे बैठे हैं। अच्छा, कैमल वाले पे राजस्थान जाते हो क्या कैमल? यस सर। अच्छा, हर स्टेट का अपना अपना है। हाँ तो वही है, कैमल हो गया, कार्ट हो गया एक तरीके से। चलिए, उसमें बैठा है वो जो गाय से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, बचपन में बहुत घूमे उस पे। गाय वाले पे बैठा है कोई? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, हाँ। गाय वाले पे बैठा है कोई? यस सर। अच्छा। रंजिका, रंजिका कहाँ, यूपी के हो आप? यस सर। हाँ, बस यूपी वाले ही बैठेंगे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इनर्शिया का, आप समझ गए हैं। अच्छा, कोई और एग्जांपल, एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है। दो तीन एग्जांपल और आ रहे हैं माइंड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, और ट्रेन के अंदर बैठे बैठे आपने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, तो बॉल आपके हाथ में आके गिरेगी या पीछे जाके गिरेगी? सर पीछे। पीछे जाके गिरेगी। और कोई? सर ये एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं फिर बताएंगे। अभी तक किया ही नहीं है एक्सपेरिमेंट। ट्रेन में सर कुछ हाथ में भी गिर सकती है। हाथ में भी गिर सकती है। सर और कोई? हाँ, अब अगर हमारा बैलेंस बिगड़ गया तो ऐसे हाथ में थोड़ी ना हम कैच कर पाएंगे। अच्छा, मतलब मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है और मैंने बॉल ऊपर फेंकी, तो मेरी बॉल हाथ में नहीं आएगी, पीछे जाएगी, ये कहने का मतलब है ना? बॉल हमेशा हाथ में ही आएगी। अच्छा चलो एक और एग्जांपल। आप ट्रेन के अंदर हो और क्या कहते हैं, ट्रेन चल रही है, और ट्रेन के अंदर आप जंप करोगे, तो आप जब जंप करोगे वहीं पे गिरोगे या पीछे जाके गिरोगे? सर जब ट्रेन जो है मतलब सेम स्पीड से चल रही है, हाँ चल रही है, स्पीड तेज से चल रही है, हाँ तो फिर तो उसी जगह पे होना चाहिए। उसी जगह पे होना चाहिए, तो बॉल फिर पीछे जाके क्यों गिरेगी? हाँ समझ गई लॉजिक में अब। हाँ, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब ट्रेन चल रही है तो ट्रेन से आप कनेक्टेड हो, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से आप भी चल रहे हो। तो जब आप ट्रेन के अंदर उछलोगे या कुछ भी करोगे तो आप उसी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, उछलते वक्त भी आप उसी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 है, तो आप क्या हो कि वहीं पे आगे गिरोगे। सेम केस बॉल के लिए है। जब आप बॉल पे कह दो कि बॉल पे जब आप बॉल को उठाओ फेंकोगे, तो बॉल भी क्या है, वो ट्रेन के साथ चल रही है। अगर बाहर के हिसाब से देखो तो ट्रेन और बॉल दोनों ही चल रही है ना, तो अगर बॉल अंदर उछलेगी तो वो तो वहीं आएगी, क्योंकि बॉल भी तो उसी स्पीड से चल रही है। वो आपको लग रहा है कि बॉल रुकी हुई है,
बट अगर कोई बाहर खड़ा है ट्रेन के, उसके लिए तो आप ट्रेन और बॉल दोनों ही चल रही हैं, है ना। तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी एक बन सकता है जो मोशन का है। पीछे जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को लेके हो सकता है, ये जो एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन को लेके हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल एक है, जैसे कि आपने कभी देखा है कि जैसे बस और ट्रेन में से लोग उतरते हैं, जैसे बस चल रही है या ट्रेन चल रही है, चलते चलते उतरते हैं, तो एकदम से कूद जाते हैं या फिर धीरे धीरे भागते हुए उतरते हैं? सर धीरे धीरे, धीरे धीरे भागते पहले हुए भागते हैं। हाँ, भागते हुए उतरते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? अगर एकदम से उतर जाएंगे तो क्या होगा? सर गिर जाएंगे। गिर सर जाएंगे। मुंह के बल गिर जाएंगे। मुंह के बल गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? सर क्योंकि सर एकदम से रेस्ट में आएंगे मोशन से तो गिर ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये अदिति, चारू, प्रकृति, रंशिका, आप नहीं बोल सकते? कुछ गलत सही कुछ तो बोलो। चारों के चारों बैठे हुए हैं ऐसी शांति से। क्यों प्रकृति? हाँ जी सर। हाँ हाँ, कुछ जवाब दो, ये आंसर दो। बोलती भी ऐसे है सर, इस पे तो गुस्सा भी नहीं कर सकता। हाँ, ये वैसे बड़ा वैसे तो सॉफ्टली बोलती है ना, तो गुस्सा भी। अदिति, चारू एंड रंशिका, प्रकृति, बोला करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बोलो, बोलने की आदत डालो। क्योंकि अगर अभी से अभी आप बोलने की आदत नहीं डालोगे तो हायर क्लासेस कॉलेज में जाके दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो बोलने की आदत डालो, अपनी अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने जो व्यूज हैं, वो सामने टीचर के सामने रखना सीखो। क्योंकि कॉलेज में जाके क्या होगा कि कॉलेज में टीचर आएगा, बोलेगा और चल देगा, आपको कुछ पूछेगा नहीं। अभी मैं तो 10 बार पूछता ना आपको कि हाँ आया समझ में, आया समझ में, तब आप यस नो बोलते हो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ टीचर आएगा, बोर्ड पे लिखेगा हाँ ये है, ओके ठीक है, बाय टाटा। उसको मतलब नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। और जब तक पूछोगे नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो बोलना सीखो, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, पर बोलो, ठीक है। कुछ घुसा भेजे में या नहीं घुसा? अभी भी कोई जवाब नहीं। सर सर सब तो हम बोल देते हैं, वो क्या बोलेंगे। जवाब दिया करो। चलो, तो ये हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो चलते चलते नीचे उतर रहे थे। तो नीचे जो उतरते हैं तो क्या होता है कि जब आप बस में होते हो और बस चल रही है या ट्रेन चल रही है, तो बस के साथ साथ आप भी मोशन में होते हो। अब अगर मोशन में हो तो मोशन को रोकने के लिए आप ब्रेक अप्लाई करते हो। एकदम से ब्रेक अप्लाई नहीं करते, आप धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करते हो, तभी वो गाड़ी रुकती है। एकदम से ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, गाड़ी टूट गिर जाएगी, टूट जाएगी, जो भी होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम बस से जब उतरते हैं, ट्रेन से जब उतरते हैं, तो वो ट्रेन की स्पीड में पहले उतरते हैं, ताकि उनका ब्रेक एकदम से न लगे। और उतरते वक्त फिर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को डिक्रीज करते हैं, ताकि वो इजिली सेफली उतर जाए। अगर वो एकदम से रुक जाएंगे, मतलब जंप कर जाएंगे, तो यानी उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दिया, यानी कि उनका जो लोअर बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो ब्रेक में आ गया, पर अपर बॉडी का जो पार्ट है वो ब्रेक में नहीं आया। तो वो क्या होगा, वो मोशन में है, अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन शो करेगा, तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब बस और गाड़ी से उतरो तो आगे की तरफ मुंह करके उतरो और चलते चलते उतरो। अगर चलते हुए बस में उतरो, वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, पर लड़के खुराफाती होते हैं तो वो ऐसे ही उतरते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था मोशन का। और डायरेक्शन का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं इसी फर्स्ट लो, अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब आप मेरे को कोई सोच के, इतना आपने पढ़ा है, डायरेक्शन का एग्जाम्पल बताओ। ईशा और यशस्वी चुप रहेंगे, बाकी चारों में से अब बोलें, कोई कोई भी बोले डायरेक्शन का कोई एग्जाम्पल, सोचो। देखिए, मजे करते करते पढ़ना है, ऐसे नहीं कि किताबी रट्टा मारते चले गए और कुछ कुछ फायदा नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल, फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स का समझने का, मैं जब स्कूल में था तो मेरे माइंड में एक फंडा समझ में आ गया था, अगर फिजिक्स को समझना है तो प्रैक्टिकली डेली लाइफ से उसको जोड़ो। अगर आप प्रैक्टिकल डेली लाइफ से उसको जोड़ के समझोगे तो फिजिक्स बहुत इजी लगेगी, ठीक है। बट अगर किताबी रट्टा यानी जो बुक्स में जो लिखा है उन्हीं को समझने लग जाओगे,
तो बस वो लिखा हुआ लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में फिजिक्स को समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल के, डेली लाइफ के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको रिलेट करो, उनसे समझो, उनसे कॉन्सेप्ट बनाओ, तो फिजिक्स समझने में इजी होता है। तो अब जल्दी बताइए डायरेक्शन। और यस नो होता है, आ रहा है कोई माइंड में तो बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बोलिए कि नहीं आ रहा सर कोई माइंड में, ऐसे जवाब दीजिए। सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। सर वो जो हमने एक बार पढ़ा था कि ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखता है, उस पर एक कॉइन रखता है, फिर जब हम वो हटा देते हैं कार्ड तो वो कॉइन सीधा अंदर वो दिखता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हुआ ना, कॉइन रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, वो तो रेस्ट पे हो गया, डायरेक्शन कहाँ हुआ उसमें। डायरेक्शन नीचे नीचे गिरता है कॉइन से। हाँ तो नीचे गिरता तो वो तो नीचे कुछ है ही नहीं, सरफेस तो नीचे गिरेगा, वो हाई में जाएगा। और कोई? अदिति, चारू, रंशिका? सर जब हम कोई बॉल कैच करते हैं तो हमारे हाथ अपने आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। अपने आप नहीं जाते, हम खुद करते हैं, वो क्यों करते हैं वो अलग है, हाँ भाई। वो कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं है। वो हम मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए, हमें चोट ना लगे इसलिए मोमेंटम को धीरे धीरे स्लो करते हैं, इसलिए हम वो लगाते हैं, वो यहाँ पे नहीं आएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं है। और कोई? चलो ईशा, यशस्वी, आप भी आ जाओ कंपटीशन में। सर वही हो गया, एक तो कार वाला, जब हम जैसे हम राइट टर्न ले उसके रहे हैं तो अलावा, हमारी बॉडी लेफ्ट की ओर मूव उसके होती अलावा है। पूछा, वो तो मैंने बता ही दिया, उसके अलावा पूछा है मैंने। सर उसके अलावा सोचने दो फिर। हाँ जी यशस्वी, अब आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सर जब बारिश आती, मतलब बारिश नीचे गिरती है तो हम छाता ऊपर को रखते हैं ताकि हम गीले ना हो। इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहाँ से आ गया? तो सर वो एक ही डायरेक्शन में आती है ना बारिश, तो मतलब जिस डायरेक्शन में बारिश आती है उसी डायरेक्शन में नहीं रखते हैं नहीं छाता। नहीं नहीं, वो नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, किसी को आंसर नहीं आ रहा। आप क्या करो, पत्थर है, पत्थर को धागे से बांधो और उसको घुमाओ, बहुत किया बचपन में, ठीक है, और उसको घुमाते घुमाते एक पॉइंट पे छोड़ दो, तो आप देखोगे क्या वो घूमता ही रहता है? नहीं ना, एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे छोड़ोगे वो उसी पॉइंट पे उस तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो सर्कुलर में वो रोटेट कर रहा होता है तो हमें पता है कि हर पॉइंट पे अलग वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट होती है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंट होती है। तो मतलब जिस पॉइंट पे आप रिलीज करोगे वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर इस पॉइंट पे रिलीज किया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस पॉइंट पे रिलीज किया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस पॉइंट पे रिलीज किया तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल, जैसे कि स्टोन को थ्रेड से बांध के अगर आप घुमा दो, समझ में आया? एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो, यही इसी से रिलेटेड, जैसे आप देखोगे कि अभी तो आप नहीं चलाओगे, जब और बड़े हो जाओगे तो स्कूटी स्कूटी चलाओगे आप, तो आप देखोगे कि जब बारिश का टाइम होगा या कहीं पे मिट्टी उट्टी लगी है, कीचड़ लगा है, तो आपके सामने वाला जो व्हीकल चला रहा होगा उसके पहिए की मिट्टी सीधा आपके मुंह पे आती है, मुंह पे या व्हीकल पे आती है ना? वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पहिया चल रहा होता है तो यहाँ से तो उसने मड को उठा लिया, पर जैसे ही आता है तो यहाँ से मड ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है। क्यों जा रहा होता है? क्योंकि यहाँ से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मड उस टायर से रिलीज हो जाता है, तो जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। रंशिका क्या किया, सिम चेंज कर दिया आपने? नो सर, भाई का फोन ले लिया। चलो सही, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। अदिति डिस्कनेक्ट हो गई थी, रुको वेट कर लेते हैं।